ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं, ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि जिस शख्स को कन्विक्शन करके अंदर बंद करना था उसको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया और उसके बेटे को उस मुल्क का जाली पंजाब का वज़ीर आला बना दिया, जिसकी कभी नहीं कोई एनवायरमेंट आपने ऐसा तख्लीक किया है कि अशराफिया तो थी करप्ट। ये तो 18 हमारी अशराफिया है कौन? 1857 के गदर के बाद, जंगे आजादी कह लें, उसके बाद गोरे ने अपने कुत्तों को पाला। मैं तो अब आइन के बारे में भी मशहूर, और आइन की सिर्फ वो शिकें ज़ेरे बहस आती हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट को के लिए मैटर करती हैं। वहां तो कुछ और भी लिखा है भाई, उस पर तो कभी कोई इन्होंने एक दूसरे को चपेड़े नहीं मारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और जनाब आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। आपसे कुछ देर पहले साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब हम इलेक्शंस के लिए हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात उस वक्त हो सकते हैं जब आप इलेक्शंस की बात करें, इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें, इलेक्शंस के वाले से बात करें। इसके अलावा कोई बात करने को तैयार नहीं है। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ था और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कानून पास किया गया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट को खत्म करने के लिए, जनाब उन्होंने कहा कि ये बुनियादी हक पर एक बहुत बड़ा डाका मौजूदा हुकूमत ने डाला है। उन्होंने कहा कि हम आवाम को मोबिलाइज करेंगे, हम मोहल्ले में जाएंगे, आवाम को समझाएंगे और ये जो चीज उन्होंने की है इसको अदालत में भी चैलेंज करेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और यह बात को तय करवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इस बात को तय किया जाए कि जनाब क्या हमारे पास एहतजाज का हक है या नहीं है, हमें एहतजाज करना है या नहीं है। इसके अलावा दीगर चीजें जो परसों एक सूरत हाल सामने आई, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में कभी 30 रुपए का इजाफा पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में नहीं किया गया था। खान साहब ने आज उस पर भी बात की और कहा कि जनाब ये जो इजाफा है ये इंतहाई अफसोसनाक है और इस वजह से किया गया है क्योंकि ये गुलामी की सरकार है। उन्होंने फिर इस बात को मेंशन किया कि हमने रूस से 30% कम में पेट्रोल का मुआहदा कर लिया था, पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों का मुआहदा कर लिया था। उन्होंने भारत की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि भारत में पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी की गई है और पाकिस्तान में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जनाब उनकी खारजा पॉलिसी आज़ाद है, हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है। और ये मरासले में एक बार फिर से उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊं कि मरासले में बाकायदा तौर पर लिखा गया था कि खान साहब क्यों गए हैं और क्यों रूस जाके उन्होंने इस तरह का मुआहदा करने की कोशिश की है और इसलिए मेरी हुकूमत को हटाया गया। तमाम वो बातें उन्होंने की, लेकिन उसमें एक बात यह थी कि जनाब जो 6 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था 2-3 दिन पहले, अब उसको 3 रोज भी गुजर चुके हैं। खान साहब इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद में धरने की कॉल उन्होंने दी थी, लेकिन वो कॉल उन्होंने वापस ले ली थी और फिर ये कहा था कि हम 6 दिन बाद तैयारी से आएंगे। अब खान साहब के जो मौकिफ है उसमें थोड़ी लचक नजर आ रही है। वो लचक इस तरह की है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया है, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारी तैयारी नहीं थी, हम तैयारी के साथ नहीं आते, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैंने तमाम लोगों को बोल दिया है कि आप मोहल्ले में जाएं और बताएं, लोगों को समझाएं कि जनाब क्या हो रहा है और किस तरह से आपके हुकूक पर डाला कर रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है कमल शौजफ साहिबा, इस वक्त में ज्वाइन कर रही हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। कमल साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, खान साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थोड़ी देर पहले, उन्होंने ये बात बोली कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम तमाम मामला तमाम दरवाजे खटखटाएंगे, हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। इससे पहले वो मुज़ाकरात की बात नहीं किया करते थे। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त धरने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं 6 दिन बाद, अब तो 3 रोज गुजर चुके हैं, आप पार्लियामेंट में वापस आ रहे हैं, डी चौक पर वापस आ रहे हैं, कौमी धारे में वापस आ रहे हैं, सियासत में वापस आ रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, हमारे तो अल्लाह का शुक्र है डिटर्मिनेशन में कोई कमी नहीं आई। हमने बदतरीन रियासती जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी है राना कातिल के सरकर्दगी में वो पूरी रात बर्दाश्त की। अगले दिन भी हम खड़े रहे हैं, ना हम में से कोई डर के भागा है, बल्कि 50,000 जो इन्होंने टीयर गैसिंग हमारे पे की हैं और जो उसके वो निकले हैं, मैं आपके तवसत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगी कि इस पे सो मोटो एक्शन लें और एक इंक्वायरी कॉल करें। ठीक है, क्या वजह थी कि उनके अहकामात जो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए थे कि रास्ते खोल दिए जाएं और आवाम पे इस तरह का तशद्दुद ना किया जाए, जमहूरी हक था हमारा और हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे पास सारी फुटेजेस है जिस वक्त हमारे पे ये सारा कुछ किया गया। तो
एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि एफसी को बुला लिया गया, आपको मैं फुटेजेस भेजती हूँ, आप वो ज़रूर चलाइए। किस तरह इन्होंने इमलाक को नुकसान पहुँचाया, किस तरह इन्होंने मोटरसाइकिलें तोड़ी, उनको जलाया, लोगों की गरीब बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बड़ी मुश्किल से अफोर्ड करते हैं, वो लाइन में खड़ी हुई पार्किंग में चीज़ों को तोड़ते रहे हैं। तो ये क्या स्टेट की मशीनरी को किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, हमारे घरों में क्यों रेड किए गए? हम कोई दहशतगर्द तो नहीं थे। तो खान साहब ने बड़ा टाइमली डिसीजन लिया, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था, और मैं पूरी रात वहाँ रही हूँ, मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि जिस किस्म की मूवमेंट हो रही थी उन डी चौक के आसपास की बड़ी बिल्डिंग्स में, ऊपर जो बंदे बिठाए गए थे, हमें पूरा शक था, बल्कि मुझे तो अब यकीन है कि इन्होंने स्नाइपर्स बिठाए थे और इनका दिल था कि हमारे में से कुछ लोगों को गोलियां मारेंगे और फिर वही मॉडल टाउन 2 जो है वो रिपीट हो। इनसे ज़्यादा और किसी चीज़ की बैद नहीं। आप मरियम सफदर जो फितना है बहुत बड़ा, उसकी आप ट्वीट्स पढ़ लें क्या कहती रही है। उसके बाद उसकी जो कनीज़ें हैं दूसरी जो है हिना भट्ट टाइप की, जो कह रही है कि मारो मारो इनको, पकड़ पकड़ के मारो, और राना सनाउल्लाह जिस तरह की बातें कर रहा था। तो मेरे ख्याल में इनका पूरा प्लान ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो अवाम निकली है प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको इतना तंग किया जाए, इतना ज़दोकोब किया जाए कि वो रिटेलिएशन मोड में आए, और उसके बाद वो अपनी पुलिस पे या अपनी फ़ौज जो इन्होंने बुलाई थी उन पे अटैक करें। और उसी को अवॉइड करने के लिए बड़ा टाइमली खान साहब ने डिसीजन किया। कोई बड़ा डैमेज नहीं होने दिया और हमारा ही नुकसान हुआ। आप देख लें, हमारे 5 लोग शहीद हुए, लेकिन किसी अवाम के लोगों ने पुलिस वालों पर ना कोई तशद्दुद किया, ना मारपीट की, उल्टा तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे पूरी रात। हमारे ऊपर जिस किस्म की दहशतगर्दी होती रही, जिस तरह की बदतरीन शेलिंग होती रही कि लोगों के दम घुटे, मैं खुद उसका शिकार हुई हूँ। मेरे साथ और बहुत ख़वातीन थी जो बेहोश हुई, बच्चे थे, एक बच्चा दम घुटने से उसकी वफ़ात हुई है। तो इन चीज़ों का हिसाब सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि कैसे वायलेशन की गई, किस तरह उनके अहकामात को पसे पुश डाल के आम शहरियों के ऊपर इतनी बदतरीन, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक 50,000 शेल जो हैं वो नहीं फायर किए गए। हम क्या कर रहे थे? हम कोई रॉकेट लॉन्चर लेके आए थे या कोई तोप टैंक के लेकर आए हुए थे? हम वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे और इन्होंने 6 दफ़ा ये एहतजाज किया है। कभी वो मौलाना अपने बंदे लेकर पहुँच जाता था, और ये फितनी जो है मरियम, ये तो हर दूसरे दिन PDM की लीडर बनी हुई पहुँची होती थी। महंगाई मार्च जो करती रही है, रात को 3 बजे आके इन्होंने इस्लामाबाद में अपनी मर्जी से तकरीरें झाड़ी हैं। उस वक्त तो इन पे कोई क्रैकडाउन नहीं हुए, उस वक्त तो कोई शेलिंग नहीं की गई, उस वक्त तो इनके मुंह बंद नहीं किए गए, उस वक्त तो ब्लैकआउट नहीं किया गया। इतना तो बदतरीन डिक्टेटोरियल टाइम में भी नहीं होता कि मीडिया ब्लैकआउट कर दिया जाए, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाए और फिर टिका के लोगों को जो है वो रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाए। ठीक है, तो इसलिए मेरा ख्याल है बड़ा बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक टाइमली डिसीजन था। आम आवाम रिटेलिएशन मोड में आ गई थी। हमारे कारकुनान भी और जो बेचारे वहाँ पे तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे, वो अब और मज़ीद बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने जाके अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ लड़ना था। इसलिए खान साहब ने बेहतरी की उम्मीद की है और अच्छा किया। और इनका जो प्लान था, जो ये हाथ मलते रह गए, जो इस फितनी औरत ने और इसके साथ जो इसके ग़ुलाम ने प्लान बनाया हुआ था ना लोगों को कत्ल करने का, हमारे ऊपर गोलियां चलाने का, वो इनका प्लान ठप हो गया, इसलिए वो हाथ मार रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल यही है कि फिर आने वाले दिनों में ऐसा क्या चेंज आ जाएगा जो आप समझ रही हैं कि सारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? और क्या आप लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस तरह से शेलिंग करेंगे या आपको इस तरह से रुकावट का सामना करना पड़ेगा? राना सनाउल्लाह का बयान वाज़े तौर पर सामने था, उन्होंने कहा मैं एक बंदे को निकलने नहीं दूंगा, और खान साहब भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि उनकी तैयारी नहीं थी। तो आपको लगता है उनकी तैयारी नहीं थी वाकई में? और अब आप जब आएंगे, क्या आपका आने का इरादा? पहली बात मुकम्मल नहीं थी कि देखिए, जब हम लोग डी चौक पे पहुंचे, मैं बहुत बड़ी रैली लेके खवातीन की गई थी। आपको पता होगा मैं वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ, पूरे पाकिस्तान से खवातीन हमारे साथ आई हुई थी। केपी वाली हमारी खवातीन खान साहब के काफले के साथ थी। बहुत सारी खवातीन को इन्होंने घरों में रेड किया। फैसलाबाद में हमारी जो प्रेसिडेंट थी, उनके घर में रात को 3 बजे रेड किया गया। मेरे पास वो वीडियो पड़ी हुई है। अच्छा। और कोई खातून साथ जो है पुलिस वाली नहीं गई, खाली मेल पुलिस के गए हैं। लोगों ने घरों में अंदर घुस के उनके गेटों को तोड़ के, दीवारें टाप के, खिड़कियां तोड़ तोड़ के, लोगों के बेडरूम्स में से जाके उनको घसीट के ये निकालते रहे। इतनी तस्लील इन्होंने खवातीन की, हमारी ओहदेदारान की है। और रातों को 94 गिरफ्तारियां इस्लामाबाद में हुई हैं, जिसमें बुजुर्ग खवातीन भी शामिल थी, जिनको घरों से उठा के लेके गए। तो आप ठीक कह रहे हैं। हमारी देखें 25 तारीख को जब हम लोग डी चौक पहुंचे हैं, मेरे साथ बहुत सारी खवातीन थी, बच्चे थे, मेरे पास तस्वीरें हैं, वीडियोस पड़ी हैं, मैं आपको भेज देती हूँ। हम आराम से खड़े हुए थे। कासिम सूरी साहब उस वक्त अपनी तकरीर कर रहे थे। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रियासत हमारे साथ ये सलूक करेगी कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स, खवातीन खड़ी हुई हैं और ऊपर से शेलिंग आके शुरू हो जाएगी।
तो इन्होंने तो किसी का लिहाज ही नहीं किया। तो हम इसके लिए बिल्कुल वाकई तैयार नहीं थे, ना हमारे पास मास्क थे, ठीक, ना हमारे पास गॉगल्स थी कि हम उसको धुएं को अवॉइड कर सकते। और इन्होंने कोई पता नहीं कौन से शेल चलाए हैं। आपको मैं बता दूं, डिफरेंस होता है, एक नॉर्मल टीयर गैस जो मजमा मुंतशिर करने के लिए फेंकी जाती है वो फ़र्क होती है, और एक जो दहशत गर्दों को काबू करने के लिए शेल चलाए जाते हैं, इन्होंने वो हमारे ऊपर चलाए, इतनी हैवी क्वांटिटी में चलाए हैं कि उस वक्त हम लोगों चौक हुई हैं, खवातीन बेहोश हुई हैं, मेरी अपनी लंग्स इफेक्ट हुए हैं। मेरे से 2 दिन हो गए ना, मेरी शदीद तकलीफ है। अभी भी आपके प्रोग्राम से पहले मैं जाके कंसल्ट करके आई हूँ डॉक्टर को, एक्सरेज वगैरह। इन्होंने तो हमारे साथ हमें कत्ल करने का पूरा तैयारी की हुई थी। कितने हमारे लोग हैं बेचारे जिन्होंने ये बदतरीन टीयर गैस जो है और पता नहीं कौन सी गैस थी जहरीली जो ये चलाते रहे। कितने हमारे बच्चे थे जो उस वक्त वहाँ पे दम घुटने से बेहोश हुए। कुछ 1-2 बच्चों की वफात हुई है, छोटे बच्चों की। गोद में लोग बच्चे 8-8 महीने के बच्चे लेके खड़े हुए थे। जो महजब माशरे होते हैं वहाँ लोग इसी तरह ही आके अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते हैं। कभी ये नहीं होता कि रियासत आगे से उनके ऊपर बदतरीन शेलिंग करे, FC को ले आए, वो लाठी चार्ज करें, वो रबड़ की बुलेट्स मारें लोगों को और पैलेट गन्स का इस्तेमाल शुरू कर दें। कोई मकबूजा कश्मीर में भी इस तरह नहीं वो फौजें कारी होंगी जो इन्होंने हमारे साथ सलूक किया। अच्छा। तो खान साहब ने इसलिए कहा कि मेरे लोग उस चीज़ के लिए, इतने वायलेंस के लिए तैयार नहीं थे। और यकीन माने, हमें यकीन भी नहीं था कि ये अभी तक उसी तरह ही कातिल हैं और ये इतने घटिया और गलीज लेवल तक जाएंगे कि अपनी ये पता नहीं कौन सी इनकी खौफ है इनको कि ये हमें ये क्या समझते हैं कि 2-2.5 करोड़ जो वोटर है खान साहब का 2018 में था, अब तो डबल हो गया है। ये इनको क्या, हम लोगों को क्या मार देंगे? फिर इनको मैं दावत देती हूँ ये न्यूक्लियर बम अपनी आवाम पे ही चला दें। पेट्रोल बम और ये महंगाई बम तो आपने चला ही दिए। आप एक दफा हम सबको खत्म करके ना खाली पाकिस्तान में दंदनाते फिरें। ये जो चंद खानदान है, ये जो PDM की 11 जमातें हैं, ये पूरे मुल्क की आवाम को मार दें हमें सबको, और फिर यहाँ दंदनाते फिरें। क्योंकि हमारी जिंदगियों में तो हम आपको ये नहीं करने देंगे जो आप इस रियासत के और हमारे मुल्क के साथ करें। हम ये आपको जो जिस तरीके से आपने इस मुल्क का कब्जा किया है ना, और जिस तरह यहाँ पे कातलों का और चोरों का और डाकुओं का राज है, ये हमारी जिंदगियों में तो हम आपको खुल के नहीं खेलने देंगे। उसके लिए तो हम रेजिस्टेंस दिखाएंगे और हम दोबारा भी आएंगे। 6 दिन छोड़ के 6 घंटे का भी खान साहब अगर देते ना मार्जिन, हम फिर आते आपसे पूरी लड़ाई लड़ने। हम अपनी नस्लों को इनकी गुलाम इब्ने गुलाम है। ये इंपोर्टेड जो कठपुतलियां हैं जो अपने आप को बैगर्स कहते हैं, हम इनकी गुलामी में अपने बच्चे नहीं देंगे, अपना मुस्तकबिल नहीं देंगे। 6 घंटे 6 मिनट भी वो कहते हैं ना, 6 मिनट के बाद फिर मैंने आना है, तो हम फिर भी साथ आते और आएंगे अवाम, आप देखना। चले, तैयारी कर आएंगे। आपने इस बात को तस्लीम तो किया, आपकी तैयारी नहीं थी और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर मैं आगे की बात करूं, शहबाज शरीफ साहब ने भी आप लोगों को मौका दिया है कि आए मुज़ाकरात कर लें। खान साहब भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात की बात करें। बेहतर तरीका होता है मुज़ाकरात का, मुज़ाकरात से हल निकल आता है। अब खान साहब जब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए तो क्या मुज़ाकरात की कोई राह निकल सकती है? आपको क्या लगता है? प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने याद दिलाना है कि वो बैगर हैं, चूजर नहीं है। तो जो बैगर्स होते हैं ना, भिखारी, उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करते। खान साहब तो मुज़ाकरात कर आए हैं, जिन्होंने उनको मुसल्लत किया है, मुज़ाकरात अगर होंगे भी तो उनसे होंगे, इनसे नहीं हो सकते, इनसे नहीं होंगे। तो ये तो खुद बेचारे हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। इनकी तो एक भतीजी इनसे काबू नहीं होती, वो फितनी औरत, वो एक ट्वीट करती है और सारी मशीनरी इस तरफ लग जाती है। मिफ्ता इस्माइल को ट्विटर पे इंस्ट्रक्शंस दे रही है। हुकूमत है कौन सी आपकी काबीना में? वो जो एक को इन्होंने राजी किया हुआ बिलावल को, वो जिस दिन से आया बेचारा उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं वजीर खारजा बन गया, उसको बाहर भेजा हुआ है। वो मौजे करते फिरे हैं वहाँ जा जाके लोगों की मिन्नतें करेंगे मेरे से लेक्चर ले लो। किसी यूनिवर्सिटियों को मैसेजेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सॉरी हम आपको लेक्चर नहीं आपसे ले सकते, आपके अंदर क्या क्वालिटी है कि हम आपसे लेक्चर लें। अच्छा। बाकी बेचारों को सबको इन्होंने टोटल पूरे किए, हर एक को राजी करते फिरे हैं। जिस हुकूमत का हेल्थ का मिनिस्टर कादिर पटेल जैसा जमानत पे रिहा बंदा हो, आप सोचें उसकी क्या क्वालिटी। इनसे हमने, इन बैगर्स के साथ हमने मुज़ाकरात करने हैं, वो तो बेचारे इस काबिल ही नहीं है। उस बेचारे ने तो जिस दिन उसकी कन्विक्शन होनी थी, जिस दिन उसको सजा होनी थी, उससे बचने के लिए उसने मुल्क में, पूरी दुनिया में एक अजीब ही नमूना हुआ है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं, ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि जिस शख्स को कन्विक्शन करके अंदर बंद करना था उसको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया, और उसके बेटे को उस मुल्क का जाली पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जिसकी काबीना ही कोई नहीं है।
तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब हुकूमत ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क में, तो इंस्ट्रक्शंस आ कहाँ से रही हैं? ये आप बताएं ना, कैसे चल रहा है मुझे आप बताएं। मैं क्या बताऊं, आप बताएं। आप सबस हमारी किताब है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके मुताबिक काबीना जो होती है वो हुकूमत होती है और उसके डिसीजंस इंप्लीमेंट होती हैं। अच्छा। ये तो अभी तक एक काबीना क्या कोई बेचारा खुद भी ओथ नहीं ले सका, तो इसने क्या वहाँ पे किसके डिसीजंस चल रहे हैं? तो इस वक्त असल में जो साजिश का मेन किरदार था वो एक लंदन बैठा और उसकी दूसरी फितनी बेटी यहाँ बैठी हुई है लाहौर जाती उम्रा में, वो ये सारे इंस्ट्रक्शंस चला रही है अपने खादमों को, गुलामों को और अपनी खवातीन खादमाओं को, कनीज़ों को वो मैसेज करती है या और वो बैठ के जो है इनको इंस्ट्रक्शन देती है और पूरा मुल्क उस तरह चल रहा है। अच्छा, उस तरह चल रहा है। और उसकी जो कामयाबी की चाबी है वो उसने पहले ही बताया हुआ है कि मेरे पास तो ऐसी ऐसी नादर किस्म की वीडियोज़ हैं जो वक्त आने पर मैं रिलीज़ कर देती हूँ। तो माशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना एक वो लाफिंग स्टॉक बन गया है पूरी दुनिया में। अगर आप जमहूरियत की डेफिनेशंस पढ़ें, आप यहाँ पे सियासत की, और मैं तो हैरान हूँ हमारे रियासत के जो इदारे हैं वो किस तरह ये सारा जोक होता मुल्क का देख रहे हैं। इस सारे एलिमेंट में, इदारों में, असेंबलियों में, इन किरदारों में और पीडीएम में अगर कोई चीज़ बुरी तरह इग्नोर हो रही है तो वो 22 करोड़ अवाम है जिसकी तजलील भी हो रही है, तज़हीक हो रही है और जिसकी सबसे ज़्यादा इंसल्ट हो रही है, जिसने इलेक्शन में वोट किसी और को दिया था और चोर दरवाजे से 9 अप्रैल की रात को किसको मुसल्लत कर दिया गया। तो मुज़ाकरात उनसे होते हैं जिनके पास कोई अथॉरिटी होती है, जो ये कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में पेट्रोल की कीमतें डिस्कस होंगी, टफ लिए जाएं और इवन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की भी वहाँ से एश्योरेंस मिलेगी तो हम स्टैंड करेंगे। जिनकी तकरीरों में उनकी कांपे टांग रही होती हैं उनसे क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? तो मुज़ाकरात जिन्होंने करने हैं उनको पता है कि उन्होंने करने हैं। चले, पेट्रोल की कीमतों का आपने जिक्र कर दिया तो चले, मैं हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में होश रुपये इजाफा कर दिया। आपने 25 रुपये बढ़ाए थे, उन्होंने कहा हम तो आपसे आगे निकलेंगे, हम 30 रुपये बढ़ा देंगे, उन्होंने 30 रुपये बढ़ा दिए। लेकिन आपको नहीं लगता इस फैसले के बाद, इस फैसले के चक्कर में डॉलर को भी 200 पे ले गए ये लोग, लेकिन अब इस फैसले के बाद उन्होंने ये तो तय कर लिया है कि हमने अर्ली इलेक्शंस में नहीं जाना है, तो सर मुज़ाकरात आपने करने नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? हमारी एक ही ऑप्शन है, वो है 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान की। ये मुश्किल फैसले नहीं है, ये घटिया तरीन फैसले हैं। एक चलती हुकूमत और एक तरक्की करते मुल्क को इन्होंने रिवर्स किया। ये इस साजिश का एजेंडे का हिस्सा है जिसके ये टूल बने हैं, जिनकी ये कठपुतलियां और जो पाकिस्तान में कठपुतली तमाशा 9 अप्रैल से लगा हुआ है ना, ये उसका हिस्सा है। पार्ट 1 ये है कि पाकिस्तान को माशी तौर पे इतना निढाल कर दिया जाए, बिल्कुल बेकार कर दिया जाए और तबाह हाल करके उस गड्ढे में डाल दिया जाए जहाँ पे बेगर्स कांट बी चूजर हो सके। ठीक है। जब आप बिल्कुल माशी तौर पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आपकी खत्म हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज होंगे, अच्छा। अगले 20 साल भी खुदा न खास्ता आप सारी नहीं उठा सकते, तो फिर आपने जाहिर है आप डिक्टेशन डू मोर लेंगे ना। तभी तो वो कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट तो बहुत बड़ी गलती थी, एब्सोल्युटली यस कहना चाहिए। तो जाहिर है जी आप जैसे दरबारी और गुलाम जो आए हैं वो अपने केस माफ़ कराने और अपनी ज़ात की सियासत खेल रहे हो, पूरे मुल्क को उन्होंने दाव पे लगा दी है, वो यही बातें करेंगे। और दूसरी इनकी साजिश का हिस्सा ये है कि मुल्क में से जो है वो तशद्दुद फैले, वायलेंस फैले, यहाँ पर जो है वो आप एक क्या कहते हैं एनार्की फैले, अवाम के बीच में जो है और इदारों के बीच में तसादम हो, और कंप्लीट श्रीलंका की पिक्चर है जो एक साजिश। उनका भी यही कसूर था कि उन्होंने एब्स्ट्रेन किया था कि हमने ये जो रशिया और यूक्रेन का इशू है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनको उन्होंने निशान इबरत बनाया है। अब हमारे पास भी इसी किस्म के नमूने हैं एब्सोल्युटली नॉट वाले, ये भी उनके आगे लेटे हुए हैं। अब मुझे बता दें वो कहाँ गई वो बातें जी, ये तो IMF की डिक्टेशन वाली हुकूमत है, अब लेटे हैं IMF के आगे या नहीं है? हमने तो आपको सब्सिडी भी दे के दिखाई, हमने 5.6 नहीं 6% की ग्रोथ रेट भी दे दिया, करंट अकाउंट डेफिसिट भी मिनिमाइज कर लिया, मुल्क में एक्सपोर्ट्स भी बढ़नी शुरू हो गई, टेक्सटाइल सेक्टर बूम पे चला गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई, एहसास प्रोग्राम रन करके दिखा दिया, FBR को खुद इन्होंने क्रेडिट दिया है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ गई है। हमने तो ये सारे काम करके दिखाए हैं आपको, हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही थी, हमारी जो लिस्टेड SCCP की कंपनीज हैं उनका 980 अरब रुपए का प्रॉफिट भी हमने दिखाया है। मैं तो पूरे स्टैटिस्टिक्स जुबानी मुझे याद है, मैं आपको टाइम के हिसाब से बता सकती हूँ क्योंकि मैं प्लानिंग मिनिस्ट्री में बैठती रही हूँ। इन्होंने क्या किया है 6 हफ्ते में आपने देख लें पाकिस्तान में कितना इकोनॉमिक मेल्टडाउन शुरू हुआ है। हाँ, एक कारनामा बहुत अच्छा किया, आते ही 84 से 90 लोगों को फौरन सरकारी उम्रे पे ले गए। अच्छा। फिर उसके बाद जो है वो लंदन यात्रा पे उस भगोड़े मुजरिम से जाके डिक्टेशन लेने के लिए ले गए। माशाल्लाह 1.5 महीने के अंदर 4 सरकारी दौरे इन्होंने कर लिए।
और उसके बाद आप देख लें अरबों के जो इश्तिहारात बंद किए हुए थे पिछली हुकूमत, सरफेकारी थी अपनी ज़ात पे नहीं, वो सब अच्छा की रिपोर्ट दिखाने के लिए इश्तिहारात भी दे दिए। आप जैसा चैनल और दूसरे जो सहाफ़ी हैं उनके मुंह पे लाल टेपे लगाने के लिए जिस तरह की बदतरीन उनके ऊपर रियासती दहशतगर्दी इम्पोज की जा रही है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हमारे ऊपर की जा रही है वो आपके सामने है। ये इनके बड़े बड़े कारनामे हैं। तो यही करने आए हैं, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने आए हैं, मुल्क में अनारकी फैलाने आए हैं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को वायलेट करने आए हैं। उसमें तो वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक कामयाब हो गए, लेकिन जो अनारकी फैलाने वाली इनकी साजिश थी वो हमने एक्सपोज भी कर दी, जिस पे बड़े हाथ माल रहा है राना सनाउल्लाह और उसकी मालकन जो फितनी बैठी हुई है। तो वो हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। 22 करोड़ आवाम की पूरी ताकत के साथ आएंगे इंशाल्लाह, निकाल के दोबारा आएंगे इनको जहाँ से ही आएंगे। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जनाब। हमारे साथ कमल शोज़ब मौज सारी सूरत हाल से आकर इतनी कहते थे मुज़ाकरात अपनी जगह पे मुज़ाकरात तो होंगे, लेकिन साथ साथ ये भी मामला होगा कि जनाब हम लोग इस्लामाबाद दोबारा आएंगे और इस बार मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे। हसन निसार साहब एक ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे मौजूदा सूरत हाल पर उनका तज्जिया लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो हर गुजरते लम्हे के साथ तेज़ी से तब्दील हो रही है। आज खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ था, उसके बाद कुछ फैसले किए गए और उस फैसलों के हवाले से कौम को आगाह किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, इस बात की परमिशन लेंगे कि जनाब क्या हमें एहतजाज करने का हक हासिल है या नहीं है। साथ साथ जो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी की गई है, इस्लाहात की गई हैं, उसको भी अदालत में चैलेंज करने का ऐलान खान साहब ने किया है। लेकिन खान साहब के क्या अप्रोच में, मामले के अप्रोच में क्या कुछ तब्दीली आई है? हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। हसन साहब ये बताइएगा, खान साहब ने आज एक बड़ा ऐलान किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मोहल्लों में भी जाएंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे। शायद वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं और उन्होंने बोला भी है कि हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, अब हम मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे। आपको लगता है खान साहब मुकम्मल तौर पर तैयार हैं? देखिए इसका जवाब तो उस वक्त तक देना मेरा ख्याल है कोई दानिशमंदी नहीं है जब तक आपको एग्जैक्टली ये ना पता हो कि उन लोगों की तैयारी किस हद तक है। लेकिन जनरली जो एक जनरल प्रिंसिपल है ज़िंदगी का, जंगों का, कि बहुत ज़्यादा फ्रंट्स एक वक्त पे नहीं खोलने चाहिए। ये मैं जनरल एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, एज अ मैटर ऑफ रूल। महाज जो है कम से कम खोलने चाहिए। और गवर्नमेंट मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पीटीआई की चंद गलतियों में से एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्होंने अंदरूनी अपने दोस्त भी गवाए, बाहर भी हर एक के साथ हेड ऑन। अच्छा। और ज़िंदगी इस चीज़ का नाम नहीं है। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि जो बुश होती है ना, एक झाड़ी, इट टेक्स अ मॉनसून टू क्रिएट अ बुश, लेकिन ओक का दरख्त जो है वो 100 साल, जितने गंभीर मसाइल होंगे, जितना पुराना और भयानक अल्लाह माफ़ करे मर्ज होगा, उतना ही सब्र आजमा होगा, उतना ही तवील उसका इलाज होगा। ये जो कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा हो। अच्छा, ये वो वाली बात है। ये हेड ऑन हर मामले में जाना, ज़िंदगी में कुछ मौके होते हैं जब आपके पास हेड ऑन जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं होता। अच्छा, मैं उसको रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप बारी बारी या आगे पीछे करके करें, मुझे नहीं पता इनकी स्ट्रेटजी क्या है, इसलिए मैं उस पर आई डोंट क्वालिफाई टू कमेंट ऑन दैट। अच्छा, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन होती या आप मुझे थोड़ी तफसील बताते तो शायद मैं उस पर कोई राय दे सकता। मैं आपको बताता हूँ सर, ये अब कर रहा हूँ जी। अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम जाएंगे, आईनी फोरम्स की तरफ थोड़ा जाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम एहतजाज के लिए भी तो रेडी हैं, उसके लिए भी तैयारी करेंगे, पार्लियामेंट की तरफ भी शायद गालिबन जाने का इनका इरादा बन जाए, अभी तो नहीं बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने का इन्होंने ऐलान किया है कि वहाँ जाएंगे, पूछेंगे हमें एहतजाज करना है या नहीं करना है। आपको लग रहा है खान साहब की सोच में कुछ तब्दीली आ रही है, तब्दीली लेकर आ रहे हैं? देखें, उसमें भी भाई मेरे, अगर आप बंदूक की नाली को बतौर टूथपिक के इस्तेमाल करोगे
तो क्या होगा? हर चीज जो है वो तसादुम, उसका इलाज नहीं होता। एंड पॉलिटिक्स और ये जो इक़्तिदार की कशमकश है, ये बेसिकली एक ब्लेंड होता है, ब्लेंड होता है। ये कैरेट एंड स्टिक का वो एक मरहलावार चलना होता है। आम जिंदगी में भी है, ये तो पावर प्ले है ना जी, विच इज द अल्टीमेट प्ले। अच्छा, आम जिंदगी में भी सेंसिबल आदमी बहुत सारे, और हमेशा तसादुम उसकी तरजीह पहली नहीं होती, बल्कि तसादुम आखिरी तरजीह होती है। ठीक है। अच्छा, बाकी आपने पूछा मुस्तकबिल, तो मुस्तकबिल अगर इन टर्म्स ऑफ आप मुल्क का पूछ रहे हैं तो मुझे अफसोस है, मैं उसके बारे में कोई अच्छी खबर नहीं सुना सकता, चूँकि ये सारी कम्युनिटी जो है ना, पाकिस्तान की सियासी कम्युनिटी से ज़्यादा खुद गर्ज और जाहिल कम्युनिटी, शायद कोई एक आदि हो, एंड आई डोंट वांट टू मेंशन देम, अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आपने नाम रखा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे आलीशान आदमी से आप शुरू हुए, पहुंचे आप कहाँ, किन लोगों पे? आपने PIA खाई, स्टील मिल खा गए, रेलवे से लेके पंजाब यूनिवर्सिटी तक खा गए। मैं कल से अब तक मैं जिंदगी में मैंने ऑनर्स में दाखिला लिया था, तो मेरा ओवरऑल को 5 साल 4.5 साल पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरी बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत। अच्छा। मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन साल हॉस्टल नंबर 1 में गुजरे हैं। अच्छा। अब मुझे कल को बता रहा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी मखसूस माफियाज के पास गिरवी पड़ी है, रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे उन्होंने बहुत तोड़ फोड़ की है लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, अंधाधुंध। अच्छा, 67 नाम ने हाथ शोबे खड़े कर दिए लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, रिश्वतें देने के लिए, नौकरियां देने के लिए। अच्छा, शोबों की तादाद 150। खुदा का खौफ करो, इस पे हायर एजुकेशन वाले सर पकड़ के बैठे हैं। उन्हीं का एक बंदा मुझे बता रहा था। अच्छा, जून 18 में व्हाट ही टोल्ड मी वाज अमेजिंग, और वाइस चांसलर फिर माशाल्लाह उम्मीदवार है वही। तो आपने एक ना तालीमी इदारे छोड़े, पाकिस्तान में कारोबार क्या है? गारंटीड एजुकेशन और हेल्थ। हॉस्पिटल बना लें या तो स्कूल बना लें। अगर मैं गलत कह रहा हूं आप मुझे प्लीज मुझे करेक्ट करो। नहीं, आप दुरुस्त करें, बिल्कुल सही करें। अगर आपने फुल प्रूफ कारोबार करना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लो, प्राइवेट तालीमी इदारा बना लो। लेवल क्या है वहां का? सेल्फ फाइनेंस पे जो मर्जी चाहे कर। एक बच्चा जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज या फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के करीब से बच्चा या बच्ची गुजर नहीं सकते मेरिट पे, वो दाखिला ले लेते हैं, वो भर्ती हो जाते हैं। ये आपके मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं। सही। घटिया तरीन एजुकेशन, ये आपके मुस्तकबिल के टीचर्स हैं। दुरुस्त बात है सर। ये टीचर्स के अभी इम्तिहान होने वाले हैं। मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं 90% अंग्रेजी का पर्चा होगा टीचर्स का। 90% कामयाब नहीं होंगे। वो आपके तो चैनलों पे लोग फौज को फौज, और पता नहीं अजीबो गरीब तरह के। आपका एक साबिक वजीर आज़म है, वो सॉवरेनिटी को सॉवरेनिटी कहता है। अवाम आ रही है, अवाम जा रही है, ये लेवल है जिनको आप कहते हो रहनुमा हैं, कायदीन हैं, लीडर्स हैं। तो इसलिए फ्यूचर यहाँ देखो, किसी भी आदमी का जो होता है ना, उसको टॉप टू टो, उसको चाहे कोई एक्सटर्नल डिजीज हो, इंटरनल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, तो वो बंदा कहता है यार इसको ट्रीट कर लो। अच्छा, ये इसका नफ्सियाती मसला है, इसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाए। एक बदन है जो टॉप टू टो किसी हवाले से, इंसानी जिस्म कई किस्म के होते हैं। एक होता है फिजिकल जिस्म, जैसे अगर मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। एक होता है इमोशनल, एक होता है सोशल, एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है स्पिरिचुअल। सारे तो जख्मी हैं आपके। किस किस का इलाज करेगा और कौन कौन करेगा? और मुझे तो लगता है सर्जन ही करप्ट हैं, करने वाले ही करप्ट हैं। उनको मरीज के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, बिला वजह कहां पहुंचा दिया इस मुल्क को। कोई कौन जिम्मेदार है यार? मुझे समझाओ ना आप। 3 साल तो आया इमरान, वो सारा मलबा ये कहां से आया है? वो भी इसी मलबे से लड़ता रहा। तो आप जो इसका क्या होगा, किसका क्या होना है, वो देखते हैं आप।
मुआवजा भी हो जाए तो मेरा ख्याल है इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 to 2 generations to become normal. जनरेशंस कामयाब नहीं। एनवायरमेंट आपने ऐसा तख्लीक किया है कि अशराफिया तो थी करप्ट। ये तो 18 हमारी अशराफिया है कौन? 1857 के गदर के बाद, जंगे आजादी कह लें, उसके बाद गोरे ने अपने कुत्तों को पाला, उनको जमीनें दी, तगड़ा दिया, चूंकि उन्होंने उनकी जासूसियां भी की थी, उनको मैन पावर भी दी थी, उनको पैसों से भी हेल्प किया था, गोरों ने उनको नवाजा। वो अल्टीमेटली आपकी अशराफिया, जो जेन्युइन अशराफिया थी सब कॉन्टिनेंट की, मोलों की, वो तो बेचारी बावर्चियों से शादियां करती रह गई, शहजादियां, लोहार तरखान बन गए मुगल शहजाद। तो उसको छोड़ें, आपकी तो एलीट अशराफिया पहले से गंदी थी। उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, आम आदमी भी करप्ट है। ठीक, जो आदमी रेडी या छाबड़ी लगा के खड़ा है वो भत्ता देता है कॉरपोरेशन को, इसलिए खड़ा है, इसलिए खड़ा हुआ है। सर मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूं सर, एक ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा। मैं आपसे इसी हवाले से मजीद सवाल भी करूंगा। राना सनाउल्लाह के बयानात के बावजूद खान साहब निकले तो थे, लेकिन अब आपको लगता है कि उनको किसी ने सही मशवरा दिया है कि आप रोड पावर के बजाय कॉन्स्टिट्यूशन जो इदारे हैं वहां पर जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, पार्लियामेंट की तरफ आएं, और आज उनके मौक़िफ़ में थोड़ी सी लचक भी नजर आई है। इस सवाल का जवाब हसन निसार से लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब, ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा था, वज़ीर दाखिला साहब ने, कि मैं किसी को निकलने नहीं दूंगा, मैं अगर चाहूं तो किसी को पहुंचने नहीं दूंगा वहां पर, खान साहब को धरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने इतना बड़ा रिस्क लिया और लोगों को लेके निकले, और उसके बाद जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा, जो रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब आपको लगता है खान साहब आईनी रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, आइन की तरफ आना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इदारे उनकी तरफ देखना चाहते हैं? आपको लग रहा है कि किसी ने उनको समझाया, मशवरा दिया है? जी सर। नहीं, देखिए भाई, मेरी बात, आप मंजिल की बात कर रहे हैं, मंजिल क्या है? वो तो कहते हैं इलेक्शन है। ये रहनुमा रास्ते चुरा लेते हैं। अच्छा, किन लोगों की बात कर रहा हूं? मतलब कौन सी मंजिल? मतलब पाकिस्तान की मंजिल मुझे बताएं, सिवाय नारों, बड़कों, मिली नगमों, तरानों के। मैं दिन में आपको 50 लिख देता हूं। क्या मंजिल है आपकी? क्या मंजिल है? प्राइमरी एजुकेशन दुनिया में घटिया तरीन इस मुल्क में है, जिसका दिल करता है आ जाए, आए। सरकारी प्राइमरी स्कूल विजिट करो, हाई प्रोफाइल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने तो 80% वैसे ही पाकिस्तान में नहीं रहना, टॉप पे है पॉपुलेशन। तो होश करें भाई, को तनासब होना चाहिए आपके वसाइल में। और आपने अभी बात की अदालतें, बहुत अच्छी बात है, अदालतें हम भी एहतराम करते हैं, लेकिन मैं रिसेंटली मुईद पीरज़ादा के, रिसेंटली तो नहीं, कुछ साल एक हो गया होगा, उसकी ज़ेर अदालत को मैगज़ीन मुझे 1-2 दफ़ा मिला है, बाद में तो नहीं, वो अंग्रेज़ी मैगज़ीन था, उसके टाइटल पे था कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जुडिशल क्रिमिनल जो सिस्टम है, इट पनिशेस द पोर एंड प्रोटेक्ट्स द रिच। तो जो हो वह ट्रक की बत्ती है, लगे जाओ। पाकिस्तान में बेसिक मेजर रिफॉर्म्स के बगैर सूफिया और दरवेशों की भी अगर टीम आएगी, मुझे कम से कम कोई बेहतरी नजर नहीं, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आपको बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है। शर्म आती खबरें पढ़ पढ़ के, बाप के सामने बच्ची के साथ ज्यादती, साथ उसका बेटा है, लगा रहो। अब वो कोई स्पीडी जस्टिस दहलीज पे फौरी इंसाफ में इंसाफ, कौन से इंसाफ में इंसाफ? वो चंद साल पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के, अल्लाह उनको सलामत रखे, कोई जज थे, मैं नाम भूल गया, ही वेप्ट इन द कोर्ट, आंसू आ गए, चूंकि सामने पोता खड़ा था जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। केस किया था दादा ने, पोता सामने खड़ा था। या और करेगा कोई नहीं ये। देखें अभी नैब के साथ इन्होंने भी किया। आप अच्छा जी, मैं कल्प्रेट हूं, मेरे सज्जे खब्बे नहीं देखना,
वो मैंने जो वारदात की है मैंने अपने नाम पे कुछ रखा होगा, कोई बेटे के, भांजे के, भतीजे के, कोई और कोई इस तरह का बेशुमार, ये अपने मुताबिक। देखो ये आइन भी, मैं तो अब आइन के बारे में भी मशगूल, और आइन की सिर्फ वो शिकें ज़ेरे बहस आती हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट को के लिए मैटर करती हैं। वहां तो कुछ और भी लिखा है भाई, उस पर तो कभी कोई, इन्होंने एक दूसरे को चपेड़े नहीं मारी, गुथम गुथा नहीं हुए, कभी कागज नहीं फाड़े, कभी आइन नहीं फाड़ा या फलां नहीं फाड़ा। वजह ये पाकिस्तान डे वन से गिरवी पड़ा है चंद मखसूस, अब मुझे पता नहीं था आपने क्या पूछना है, अगले मुझे याद करा देना पहले कि पाकिस्तान के कितने फीसद वसाइल पे ये गैर मुल्की एजेंसीज कह रही हैं, कितने फीसद वसाइल पे कितने फीसद, 2%, 4% लोगों का कब्जा है। तो यहां अल्लाह ने को रिस्क की कमी नहीं रखी, मुनसिफाना तकसीम जो है मुल्क के साथ, नाम के साथ लगाया एक्सप्लॉइट करने के लिए आपने इस्लामी। इस्लाम में याद रखना ताकत और दौलत के 2 उसूल हैं कि ताकत और दौलत सर से पांव तक ऐसे जुडिशियसली सर्कुलेट करे जैसे ह्यूमन बॉडी में खून करता है। ह्यूमन बॉडी शाहकार है रब्बुल आलमीन का, वो टॉप टू टो जैसे गर्दिश करता है मुनसिफाना तौर पे खून, ऐसे ही मुआशरे, इंसानी मुआशरे में ताकत और दौलत को सर्कुलेट करना चाहिए। उसकी वजह है, कभी आप गौर करके देखना, हम सारे तालिब इल्म हैं, रोज सीखते हैं, कभी गौर करना ह्यूमन सोसाइटी में और इंसानी जिस्म में खौफनाक मुशाबहत है। ये मैंने किसी किताब में नहीं, मेरी अपनी फाइंडिंग है, ये मैं पढ़ा हुआ कोट नहीं कर रहा। खौफनाक इंसानी जिस्म, अगर उसमें मोरालिटी और ये और वो डिसिप्लिन होगा, पाकीज़गी होगी, साफ सुथरा होगा, उसको अच्छी खुराक मिलेगी, फलाना होगा, ये होगा, वो हर आज़ा का उसको प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, ये अच्छा तालीम मिलेगी, उसकी ज़हनी नशोनुमा होगी, जिस्मानी होगी, नफ्सियाती होगी, ये वो, तो ह्यूमन बॉडी बहुत खूबसूरत होगी, परफेक्ट होगी, हेल्दी होगी, चलें और कुछ नहीं, हेल्दी होगी। सही है। तो ये सारा कुछ आप इंसानी समाज पे नाफिज करके देखो, अच्छा, हेल्दी हो जाएगा। ये चोर हैं, इन्होंने आज तक शराब पे पाबंदी है, चलो ठीक हो गया, वो ऐश मैश हेरोइन शरवन, ये तो शराब की भी मां है, उसका सुनाओ, बंद भी है और अवेलेबल भी है। चलो, ये मुनाफिकों का एक अजीबो गरीब तरह का एक बड़ा पेचीदा सा इन्होंने खेल बनाया हुआ है। लोग हैं पागलों की तरह भागे फिर रहे हैं, बैलेट बॉक्स है, इलेक्शन आ गया है, दवालें पड़ रही हैं, लाउड स्पीकर चल रहे हैं, एक वो पोलिंग एजेंट बैठे हैं, क्या रबिश। कभी सुना आपने, कभी सुना मखसूस जो नशिस्तें होती हैं वहां बेगमात आती हैं, बाकी औरतें मर गई इस मुल्क की, कोई प्रिंसिपल, को वाइस चांसलर खातून, को हाईली एजुकेटेड डॉक्टर, मिडिल क्लास की यहां शहजादियां, वो भी इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है। इस तरह पाकिस्तान के अवाम की जो भारी तरीन अक्सरियत है उसकी कम तरीन नुमाइंदगी भी है किसी असेंबली में, मुझे बता दें। अशराफिया किया, और जो काने नमक में जाता है वो नमक में तब्दील हो जाता है। अगर कोई शरीफ आदमी भूले से चला भी जाएगा, उस तरह का बन जाएगा, वो इनके रंग में रंगा जाएगा। चूंकि बदी बदी को खींचती है, हम तो कहते हैं ना मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है, बदी बदी को खींचती है, गंदगी गंदगी को। इसीलिए कूड़े के ढेर, कूड़ेदान में कूड़ा भरा होता है, क्योंकि मुहज्जब आदमी भी उसी में डाल देता है। इसलिए भाई ये इनके पास कैपेसिटी ही नहीं है सोचने की, और ना ख्वाहिश है, ना अहलियत है, ना नीयत है। तो मुस्तकबिल शुस्तकबिल ये हमी बातें बूतें हम करते आ रहे हैं। मैंने तो सब कुछ बद से बदतर ही होता देखा है। अच्छा, कब्र किनारे हम पहुंच गए हैं। कभी हम भी टीनेजर थे, बच्चे थे, लड़के थे, स्कूल जाते थे,
कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, बतदरीज बर्बाद होते देखा, जवाल की तरफ ही देखा। पॉपुलेशन मैनेज नहीं हो रही यार, ध्यान ही नहीं किसी का, मैनेज किसी ने खाक करना है। ठीक है सर, ब्लैकमेलर्स आपकी बातें बड़ी दिलचस्प होती हैं सर। फुर्सत मिली तो आपसे डिटेल में प्रोग्राम करेंगे, मजीद बात करेंगे। माशरे के हवाले से, इंसानी इक़दार के हवाले से बड़ी बेहतरीन बातें होती हैं। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वक्त की किल्लत है इसलिए मुझे उनको शुक्रिया करना पड़ा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही। कल चूँकि इतवार है तो 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।